हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेज में। और दोस्तों, इंग्लिश टीचिंग मेथड्स की आज ये दूसरी क्लास है। इससे पहले मैंने मेथड और अप्रोचेस के ऊपर एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने बताया था कि मेथड्स का अर्थ क्या होता है और अप्रोचेस का अर्थ क्या होता है और इन दोनों में क्या अंतर है। यदि दोस्तों आपने वो वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पे लिंक आ रही होगी, उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों, आज के इस लेक्चर में अपन दो मेथड्स को देखेंगे। पहला है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और दूसरा है डायरेक्ट मेथड। दोस्तों, आज के लेक्चर के टीचिंग पॉइंट्स ये रहेंगे। पहले अपन जानेंगे इन मेथड्स का इंट्रोडक्शन और फिर इनके नेम्स देखेंगे कि किन किन नामों से इनको और जाना जाता है। फिर देखेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों मेथड्स के, और फिर इनके मेरिट्स को देखेंगे और फिर डिमेरिट्स को। तो बने रहिएगा मेरे साथ दोस्तों। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों, लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको एक जनरल आइडिया दे देना चाहता हूं कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या होता है और डायरेक्ट मेथड क्या होता है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, इसमें क्या होता है दोस्तों, जो शिक्षक है इसमें प्रत्येक शब्द, वाक्यांश तथा वाक्य को विद्यार्थी की मातृभाषा में अनुवाद करता है। यानी जो कुछ भी शिक्षक पढ़ाएगा उसको विद्यार्थी की मातृभाषा में क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा। दूसरा है डायरेक्ट मेथड। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें किसी भी दूसरी भाषा का यूज नहीं किया जाता। यानी शिक्षक अगर इस मेथड के द्वारा इंग्लिश पढ़ा रहा है तो केवल इंग्लिश ही भाषा यूज लेगा, दूसरी भाषा यूज नहीं लेगा। ठीक है दोस्तों, मोटा मोटा अंतर समझ में आया इसमें। ग्रामर ट्रांसलेशन में तो ट्रांसलेट करते हैं, जो भी कुछ भी पढ़ाता है टीचर उसको ट्रांसलेट करता है किसमें, विद्यार्थी की मातृभाषा में। और ये दूसरा डायरेक्ट मेथड, इसमें क्या होता है, इसमें जिस भाषा में पढ़ाया जाता है उसी भाषा में सारा सब कुछ एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं लेक्चर। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, यह मेथड सबसे पुराना है और इस मेथड को 18वीं शताब्दी के अंत में जर्मनी में बनाया गया था और यह अंग्रेजों के साथ भारत आया। अमेरिका में इस मेथड को प्रियुशियन मेथड के नाम से जाना जाता है। इस मेथड के अन्य नाम निम्नलिखित है। इस मेथड को क्लासिकल मेथड, ट्रांसलेशन मेथड और ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, इन नामों से जाना जाता है। दोस्तों, इन नामों को ध्यान रखना क्योंकि एग्जाम में किसी भी नाम से क्वेश्चन बनकर आ सकता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं इसका, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसलेशन मेथड। टीचर ट्रांसलेट ईच एंड एवरी वर्ड, फ्रेज एंड सेंटेंस ऑफ इंग्लिश इनटू मदर टंग ऑफ द स्टूडेंट। यानी शिक्षक अंग्रेजी के प्रत्येक शब्द, वाक्यांश और वाक्य का छात्रों की मातृभाषा में अनुवाद करता है। यानी जो कुछ भी शिक्षक अंग्रेजी में पढ़ाएगा उसका ट्रांसलेशन किस में करेगा, मातृभाषा में। द मेथड फुल्ली बेस्ड ऑन बुक, यानी ये जो मेथड है पूरी तरह से किस पे आधारित है, किताब के ऊपर। यानी अगर शिक्षक के पास किताब नहीं होगी तो इस मेथड का यूज नहीं कर सकता। मदर टंग डोमिनेटेड, यानी मातृभाषा का प्रभुत्व होता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो कुछ भी टीचर पढ़ाता है उसको मातृभाषा में ट्रांसलेट करता है। ग्रामर इज टॉट डेडिकेटिवली, यानी व्याकरण को निगमन विधि से पढ़ाया जाता है। यानी विद्यार्थियों को पहले नियम बताया जाता है और उसके बाद उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। दोस्तों, निगमन विधि को हम देख लेते हैं, क्या होती है ये विधि। इसमें सबसे पहले नियम बताया जाता है। जैसे कि मान लो कि दोस्तों ये एक नियम बताया गया है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कर्ता देन क्रिया फिर कर्म, और फिर इसी नियम के अकॉर्डिंग उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। जैसे राम ईट्स एप्पल, यानी ये राम हो गया सब्जेक्ट, ईट हो गया वर्ब और एप्पल हो गया ऑब्जेक्ट। सेम इसी पैटर्न को फॉलो करके उदाहरण बताया गया है और साथ के साथ इसका क्या बता दिया जाता है, मातृभाषा में अनुवाद कर दिया जाता है। राम सेब खाता है। तो इस प्रकार से इस मेथड में पढ़ाया जाता है। अगला कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं इसका। द यूनिट टीचिंग इज वर्ड, यानी इसमें पढ़ाने की इकाई
शब्द होती है, यानी विद्यार्थियों को शब्द सिखाए जाते हैं। द मेथड एम्फेसाइज द लर्निंग ऑफ ग्रामर। यह मेथड व्याकरण सीखने पर जोर देता है। द स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेन लैंग्वेज आर कंपेयर्ड एंड कॉन्ट्रास्ट विद दोज ऑफ द मदर टंग, यानी विदेशी भाषा के स्ट्रक्चर को विद्यार्थी की मातृभाषा के स्ट्रक्चर के साथ तुलना तथा इसमें अंतर किया जाता है। कैसे किया जाता है देख लेते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे कंपेयर किया गया है, देखो दोस्तों, राम ईट्स एप्पल, तो राम सब्जेक्ट हो गया, ईट वर्ब हो गई और एप्पल क्या है, ऑब्जेक्ट। और इसी को अगर मातृभाषा में कंपेयर करें तो राम सेब खाता है, तो राम क्या हो गया, कर्ता, सेब क्या हो गया, कर्म, और खाना क्या हो गया, क्रिया। तो दोस्तों यहाँ पे देखो कंपैरिजन किया गया है कि देखो अंग्रेजी में तो वर्ब पहले आती है, जबकि हिंदी में वर्ब बाद में आती है। तीसरा पॉइंट है अपना दोस्तों मेरिट्स ऑफ ट्रांसलेशन मेथड, यानी अब हम ट्रांसलेशन मेथड के गुणों को जानेंगे। इट इज एन इजी मेथड, द चाइल्ड प्रोसीड्स फ्रॉम नॉन टू अननोन, यानी यह एक आसान मेथड है और इसमें बालक ज्ञात से अज्ञात की ओर आगे बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, ज्ञात से अज्ञात एक शिक्षण सूत्र है, यानी जो बालक को ज्ञात होता है उसी का सहारा लेकर शिक्षक उसको नया ज्ञान सिखाता है। इट सेव्स टाइम सो इट इज इकोनॉमिकल मेथड, यानी यह समय बचाता है, इसलिए क्या है, किफायती तरीका है। टीचर कक्षा में आता है और किताब में से एक लाइन पढ़ता है, उसका साथ के साथ ट्रांसलेशन करता रहता है। इट हेल्प्स इन इनहेंसिंग द स्टूडेंट्स वोकेबुलरी, और इसमें यह छात्रों को शब्दावली को बढ़ाने में मदद करता है, यानी इसमें टीचर्स कोई भी शब्द होगा उसका ट्रांसलेट हिंदी में करता रहता है और बालक उन शब्दों को सीखता रहता है। इट हेल्प्स इन हैविंग बेटर एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड मीनिंग, इसमें क्या होता है दोस्तों, यह शब्द का बेहतर और स्पष्ट अर्थ समझ रखने में मदद करता है। दिस मेथड कैन बी इजीली यूज इवन इन ओवर क्राउडेड क्लासरूम, यानी इस मेथड का उपयोग भीड़ वाली कक्षा में भी आसानी से किया जा सकता है। इट एक्सप्लेन ग्रामेटिकली रूल्स, देयरफॉर इट गिव्स करेक्ट नॉलेज ऑफ इंग्लिश, यानी यह व्याकरणिक नियमों की व्याख्या करता है, इसलिए यह अंग्रेजी का सही ज्ञान देता है। इट कन्वीनियंट फॉर द टीचर बिकॉज मटीरियल एड्स इज नॉट नीडेड, यानी यह जो शिक्षण विधि है शिक्षक के लिए सुविधाजनक है क्योंकि सहायक सामग्री की आवश्यकता नहीं होती। वी कैन टेस्ट द कंपेरिजन ऑफ आवर पुपिल्स बाय दिस मेथड, यानी हम इस मेथड से अपने विद्यार्थियों की समझ का परीक्षण कर सकते हैं। दिस मेथड सेव्स टीचर्स लेबर, यानी यह मेथड शिक्षक के श्रम को बचाता है। कैसे बचाता है दोस्तों, इसमें कोई भी टीचिंग एड वगैरह, चार्ट, मॉडल वगैरह कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं होती, इसलिए वह शिक्षक का श्रम को बचाता है। फोर्थ पॉइंट पे आगे दोस्तों अपन, और फोर्थ पॉइंट है डीमेरिट्स ऑफ ट्रांसलेशन मेथड, यानी क्या क्या दोष है इसके। In this method, no emphasis is put on speaking, reading and writing, यानी इस मेथड में बोलने, पढ़ने और लिखने पर कोई भी जोर नहीं दिया जाता। In this method, speech is neglected, यानी इस मेथड में भाषण की उपेक्षा की जाती, यानी बच्चों से कुछ भी स्पीच वगैरह नहीं बुलवाए जाते। This method attempts to teach English through rules not by use, यानी इस मेथड में नियमों के माध्यम से अंग्रेजी का रिपीट, यानी यह मेथड नियमों के माध्यम से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करता है, न कि उपयोग के द्वारा, यानी इसमें नियम ही नियम बता दिए जाते हैं और बच्चों से उपयोग भी नहीं करवाया जाता। इट स्टॉप्स द पावर ऑफ थिंकिंग फ्रीली, यानी यह स्वतंत्र रूप से सोचने की शक्ति को भी
रोक देता है। टू मच एम्फेसिस इज गिवन ऑन ग्रामर। इस मेथड में व्याकरण पर बहुत अधिक बल दिया जाता है। दिस मेथड इज डल बिकॉज द स्टूडेंट डू नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन लर्निंग प्रोसेस। यह मेथड डल है क्योंकि छात्र सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भाग नहीं लेता, क्योंकि इसमें शिक्षक आता है और किताब से बच्चों को पढ़ाता है, बस बच्चों का काम केवल सुनने का रहता है। This method is not based on psychological principles which are must for learning process. यह मेथड मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित नहीं है जो कि सीखने की प्रक्रिया के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। It develop the translation habit among the student. Literal translation change the sense and beauty of a sentence. यानी यह छात्रों में अनुवाद की आदत विकसित करता है। शाब्दिक अनुवाद एक वाक्य की भावना और सुंदरता को बदल देता है। यानी कहने का तात्पर्य कि इसमें छात्रों को अनुवाद करने की आदत हो जाती है और वह हर किसी सेंटेंस को अपनी मातृभाषा में अनुवाद करता है। और इस प्रकार कई ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनका हम अगर हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो उनका भाव बदल जाता है, मतलब उनका कोई अलग ही अर्थ निकलता है। इसलिए सभी सेंटेंसों का हिंदी में अनुवाद करना संभव नहीं है। In English language we come across some structure which cannot be translated into Indian language. वही बात आएगी दोस्तों, अंग्रेजी भाषा में कुछ स्ट्रक्चर जिनका भारतीय भाषाओं में अनुवाद नहीं किया जा सकता। This method is unnatural because it does not help the learners to learn the foreign language as they learn their mother tongue. यानी यह विधि अप्राकृतिक है क्योंकि इसमें शिक्षार्थियों को विदेशी भाषा सीखने में मदद नहीं मिलती जैसे कि वो अपनी मातृभाषा को सीखते हैं। इससे तात्पर्य कि दोस्तों इस मेथड में क्या है कि ग्रामर पे ज़्यादा फोकस किया जाता है और केवल ग्रामर सीखकर अपन किसी भी भाषा को नहीं सीख सकते। जैसे अपन मातृभाषा सीख गए हैं, क्या हमने कोई ग्रामर सीखी थी क्या इसके लिए? नहीं ना। तो इसी प्रकार की ये जो मेथड है इसमें ग्रामर पे ही ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो केवल हम ग्रामर सीख कर ही हम इस भाषा को नहीं सीख सकते हैं। इट कंप्लीटली नेग्लेक्ट साइलेंट रीडिंग, मॉडल रीडिंग एंड रैपिड रीडिंग। यानी यह पूरी तरीके से साइलेंट रीडिंग, मॉडर्न रीडिंग एंड रैपिड रीडिंग की क्या करती है? उपेक्षा करता है। This method is uninteresting method because in this method students are only passive listener. यह मेथड अरोचक है क्योंकि इस पद्धति में छात्र केवल निष्क्रिय श्रोता होता है। यानी इसमें केवल शिक्षक ही शिक्षक बोलता रहता है, बच्चे केवल सुनने का ही काम करते हैं। Learn by this method lasts only up to examination because students learn rule by cramming. यानी इस मेथड में सीखना केवल परीक्षाओं तक ही रहता है क्योंकि छात्र रटकर नियमों को सीखते हैं। यानी छात्र नियमों को रट लेते हैं और एग्जाम देते हैं और एग्जाम देने के बाद भूल जाते हैं। तो दोस्तों ये थे डिमेरिट्स ऑफ ट्रांसलेशन मेथड। अब अगला मेथड देखते हैं और अगला मेथड है अपना डायरेक्ट मेथड। It is one of the best method in teaching English. The method originated in France in 1901. The direct method of teaching an English language come as a reaction against the translation cum grammar method. यानी जो डायरेक्ट मेथड है वो ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड के विरोध में आया है, यानी उसके स्थान पर आया है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, यानी डायरेक्ट मेथड को और किस नामों से जाना जाता है? इसको नेचुरल मेथड और रिफॉर्म्ड मेथड। यानी डायरेक्ट मेथड के क्या क्या नाम हो गए? डायरेक्ट मेथड, नेचुरल मेथड और रिफॉर्म्ड मेथड। तो आइए देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्ट मेथड के। इट इज द मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश थ्रू कन्वर्सेशन, discussion and reading without use of pupil language.
without translating and without the study of formal grammar। यानी शिक्षार्थियों की भाषा का उपयोग किए बिना, अनुवाद किए बिना और औपचारिक व्याकरण के अध्ययन के बिना बातचीत, चर्चा और पढ़ने के माध्यम से अंग्रेजी को सिखाने की विधि है। कौन सी? डायरेक्ट मेथड। इन दिस द स्टूडेंट इज encouraged टू थिंक डायरेक्टली इन इंग्लिश। यानी इसमें छात्र को सीधे अंग्रेजी में सोचने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इट ले मोर स्ट्रेस ऑन लिसनिंग एंड स्पीकिंग इंग्लिश। यानी यह अंग्रेजी सुनने और बोलने पर अधिक बल देता है। मदर टंग इज कंप्लीटली अवॉइडेड इन दिस मेथड। यानी इस मेथड में मातृभाषा को पूरी तरह से क्या किया जाता है? अवॉइड किया जाता है। इट एम्फेसाइज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ डायरेक्ट बॉन्ड बिटवीन वर्ड एंड आइडिया। यानी यह शब्द और विचार के बीच एक सीधा बंधन स्थापना पर जोर देता है। इट फॉलोज फुल सेंटेंस नॉट वर्ड। यह पूर्ण वाक्य का अनुसरण करता है, न कि शब्दों का। दोस्तों शब्दों का किस में करता था? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में। और ये इसमें क्या करता है? इसमें पूरे सेंटेंस को फॉलो करता है। इट कंप्लीटली इग्नोर द ट्रांसलेशन ग्रामर मेथड। और ये जो मेथड है ट्रांसलेशन ग्रामर मेथड को पूरी तरह से क्या करता है? इसकी उपेक्षा करता है। इन दिस मेथड वोकेबुलरी इज यूज्ड डायरेक्टली। यानी इस मेथड में जो शब्दावली है उसका डायरेक्टली यूज किया जाता है। इसमें कोई अनुवाद वगैरह नहीं किया जाता है ना। द टीचर हेल्प्स स्टूडेंट टू बिल्ड अप गुड स्पीच हैबिट। यानी शिक्षक छात्रों को भाषण की अच्छी आदतें बनाने में मदद करता है। ऑडियो विजुअल मटेरियल टू इलुस्ट्रेट द वर्ड हिस्ट्री, लिटरेचर एटसेट्रा इज एक्सटेंसिवली यूज्ड। यानी शब्द, इतिहास, साहित्य आदि का वर्णन करने के लिए ऑडियो विजुअल सामग्री बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। यानी किसी भी वर्ड, हिस्ट्री या लिटरेचर के बारे में बताने के लिए इसमें क्या टीचिंग एड्स का यूज किया जाता है। दिस मेथड फॉलो द मैक्सिम फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एंड फ्रॉम कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। यानी यह मेथड इन शिक्षण सूत्रों को अनुसरण करता है। कौन कौन से हैं? सरल से जटिल और मूर्त से अमूर्त। Many questions are asked by the student while the teacher is teaching। और इसमें शिक्षक पढ़ा रहे होता है जब शिक्षक से कई प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी विद्यार्थी इसमें केवल सुनने का ही काम नहीं करते, बीच बीच में अध्यापक से प्रश्न भी पूछते रहते हैं। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं इसका, मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट मेथड। यानी डायरेक्ट मेथड के गुण। In this method, time and energy which are needed in teaching through mother tongue are saved। यानी इस मेथड में समय और ऊर्जा जो मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाने में आवश्यकता होती है वह बच जाती है। यानी उस पहले वाले मेथड में क्या होता था? जो टीचर है पहले इंग्लिश में पढ़ता था, फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेट करता था, यानी डबल समय लगता था। और इस मेथड में केवल एक ही बार में काम हो जाता है। The students are never dull in this teaching। यानी इस शिक्षण में छात्र कभी सुस्त नहीं होता, मतलब डल नहीं होता, क्योंकि यानी टीचर और स्टूडेंट दोनों क्या है? इंटरेक्ट करते रहते हैं आपस में। जब क्वेश्चन पूछते रहते हैं तो इसमें छात्र क्या नहीं होता? बोर नहीं होता या डल नहीं होता। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द चाइल्ड। अब दोस्तों इसमें क्या है कि बच्चे के उच्चारण को बेहतर बनाने में मदद करता है। कैसे करता है दोस्तों? इसमें टीचर क्या करता है? बच्चों के स्पीच पर ज्यादा फोकस करता है। इट इज बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। और ये जो मेथड है डायरेक्ट मेथड वह किस पर बेस्ड है? साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल यानी मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। इट इनेबल
the learners to express their thoughts and feelings directly in English। यानी यह शिक्षार्थियों को अपने विचारों और भावनाओं को सीधे अंग्रेजी में व्यक्त करने में सक्षम बनाता है। यानी इस मेथड के द्वारा वो सीधे ही केवल डायरेक्टली किस में बोलता है, इंग्लिश में बोलता है। इट हेल्प्स द पीपल टू एक्वायर अ प्रैक्टिकल कमांड ऑन लैंग्वेज। और इसमें क्या होता है, प्रैक्टिकल कमांड होती है, विद्यार्थी की भाषा की एक व्यावहारिक कमांड हासिल करने में मदद करता है। कौन, ये डायरेक्ट मेथड। द पीपल कैन स्पीक फ्लुएंटली, दे कैन ऑल्सो राइट फेयरली, क्विकली एंड करेक्टली। यानी जो छात्र धारा प्रवाह बोल सकते हैं वह जल्दी और सही तरीके से लिख भी सकते हैं। ये तो सीधी सी बात है दोस्तों, अगर आप धारा प्रवाह बोल सकते हो तो उसे जल्दी और अच्छे से लिख भी सकते हैं। इट ले एम्फेसिस ऑन स्पीच एज ओरल ड्रिल इज कंडक्टेड अगेन एंड अगेन। यानी यह भाषण पर जोर देता है क्योंकि मौखिक अभ्यास बार बार आयोजित किया जाता है। यानी इस मेथड में विद्यार्थियों से बार बार मौखिक अभ्यास कराए जाते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं इसके, डीमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट मेथड। यानी डायरेक्ट मेथड के दोष। चलिए देखते हैं डायरेक्ट मेथड के कौन कौन से दोष हैं। इट इज एन इनकम्प्लीट मेथड, इट प्रमोट द ओरल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग एंड इग्नोर रीडिंग एंड राइटिंग एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। यह एक अधूरी विधि है, यह भाषा सीखने के मौखिक पहलू को बढ़ावा देता है। यानी इसमें केवल मौखिक पहलू पर ज्यादा फोकस किया जाता है और भाषा सीखने के पढ़ने और लिखने के पहलू को अनदेखा किया जाता है। यानी ज्यादातर इसमें बच्चों के ऊपर बस बोलने पर ध्यान दिया जाता है, उनके पढ़ने और लिखने के पहलू पर ध्यान नहीं दिया जाता। इन दिस मेथड ग्रामर इज नॉट टॉट सिस्टमेटिकली। यानी इस पद्धति में व्याकरण को व्यवस्थित तरीके से नहीं पढ़ाया जाता है। इट इज एन एक्सपेंसिव मेथड एज अ लॉट ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स आर नीडेड। जैसा कि इसमें ऑडियो विजुअल्स एड्स की आवश्यकता होती है तो यह एक महंगी विधि है। इन दिस मेथड मच टाइम इज कंज्यूम्ड इन क्रिएटिंग सिचुएशन। यानी इस मेथड में स्थितियों को बनाने में बहुत समय लगता है। किसको, अध्यापक को। It is the very laborious method on the part of the teacher because teacher has to spend a lot of time for the preparation of the lesson। यानी यह शिक्षक की ओर से बहुत ही श्रम साध्य तरीका है, यानी बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है टीचर को इसके पाठ बनाने के लिए। It is not suitable for all student। यानी यह सभी विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त नहीं होती। It suits only those students who are linguistically minded। यानी यह केवल उन छात्रों के लिए उपयुक्त है जो भाषाई रूप से दिमाग वाले हैं। यानी जिसको भाषा की कम नॉलेज है उनके लिए यह मेथड काम का नहीं है। डायरेक्ट मेथड इग्नोर्स ट्रांसलेशन कंप्लीटली। और यह डायरेक्ट मेथड अनुवाद को पूरी तरह से उपेक्षा करता है। यानी कितना भी जटिल शब्द या सेंटेंस हो इसमें मातृभाषा में अनुवाद नहीं किया जाता। देयर आर सर्टेन वर्ड इन इंग्लिश द डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन ऑफ विच इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन ओनली इन इंग्लिश। यानी अंग्रेजी में कुछ ऐसे शब्द जिसमें परिभाषा स्पष्टीकरण केवल अंग्रेजी में ही समझना मुश्किल होता है। दिस मेथड इज नॉट पॉपुलर इन इंडियन बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टीचर हु कैन टीच इंग्लिश थ्रू दिस मेथड। यानी यह जो मेथड है भारत में इसलिए प्रसिद्ध नहीं है क्योंकि यहाँ पर इस मेथड से पढ़ाने वाले शिक्षकों की कमी है। दिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर ओवर क्राउडेड क्लासेज। यानी यह विधि भीड़ वाली कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। तो दोस्तों ये थे डिमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट मेथड।
तो दोस्तों हमने पहले पढ़ा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, फिर पढ़ा डायरेक्ट मेथड। आई होप दोस्तों आपको इसका इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा और ये भी समझ में आ गया होगा कि इनको किन किन नामों से जाना जाता है और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स और इनके मेरिट्स और डिमेरिट्स। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो की PDF पाने के लिए आप मेरी वेबसाइट mostquestion.com/download पे जाकर डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।